हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, कभी कभी लोगों को ये महसूस होता है कि अगर परिणाम हमें बुरे मिल रहे हैं तो इसका कारण हमारे ग्रह नक्षत्र हैं। दोस्तों, मैं ऐसा नहीं मानती। ऐसे परिणाम मिलने में हो सकता है कि कहीं हम भी सहकर्मी हों, हमने भी कुछ ऐसा किया हो जिसके परिणाम हमें इस रूप में मिलते हैं, या फिर हालात ऐसे रहे होंगे जिनके कारण ऐसे परिणाम सामने आते हैं। सिर्फ ग्रह नक्षत्र ऐसा कुछ करते हैं, ये बात मैं नहीं मानती। हो सकता है कि सच हो ये, लेकिन मैं सिर्फ अपनी सोच बता रही हूँ। इसी कथानक से जुड़ी हुई एक कहानी प्रस्तुत करती हूँ। शीर्षक है अपराध तो मैंने भी किया है। पता नहीं किन ग्रह नक्षत्रों में मैं पैदा हुई थी कि मेरा बचपन तक अच्छा नहीं बीता। 1 माह की छोड़कर माँ चली गई थी और 1 साल की छोड़कर बाबूजी। दादी माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया था और मेरे लिए दादी माँ ही माँ थी और बड़े भैया राकेश ही पापा। बस मैंने इसी परिवार को पहचाना था और इन्हीं की उंगली पकड़कर जिंदगी की सीढ़ियां चढ़ने लगी थी। पहले स्कूल की सीढ़ियां चढ़ी थी, कुछ दोस्त बन गए थे, रोजाना की जिंदगी में कुछ बदलाव सा आ गया था। दोस्तों से कट्टी मिट्टी होने लगी थी और कट्टी लंबी चलने पर कुछ कुछ होने लगता था। मन बेचैन सा होने लगता था, कुछ करने को जी नहीं चाहता था। मन कहता था कि अपनी गलती मानकर खुद ही आगे बढ़कर उससे दोस्ती कर लो। फिर बात स्वाभिमान की भी होती थी। दोस्ती हो जाने पर मानो खुशियों के झूले में झूलने लगते थे। इस तरह अगर कहें तो प्यार का प्रथम आभास होने लगता था। लेकिन ये बचपन की प्रथम लहरें थीं जो कट्टी और मिट्टी में बदलती रहती थी। उम्र बढ़ती रही थी और मैं धीरे धीरे कॉलेज तक पहुंच गई थी। दादी माँ के प्यार ने मुझे कभी भी कोई कमी नहीं महसूस होने दी थी और राकेश भैया ने स्वयं कम उम्र में नौकरी करके पूरे परिवार सहित मुझे भी संभाला था। थोड़ा बहुत सहारा गांव के खेतों से मिल जाता था। दादी माँ मुझे अक्सर समझाया करती थी, ममता, दुनिया तुम्हारे घर जैसी आसान वो सुलझी हुई नहीं है, फूक फूक कर कदम रखना। वैसे वो भी जानती थी कि मुझे किसी भी कोण से सुंदर नहीं कहा जा सकता था, पर लड़की तो कांच की तरह नाजुक होती है। जरा सा धक्का लगते ही टूट टूट कर बिखर जाती है। भैया ने नौकरी करते करते भी अपनी शिक्षा जारी रखी थी और अपनी डिग्रियां तथा तनख्वाह दोनों ही बढ़ा ली थी। दादी माँ ने भैया पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था कि वे शादी कर लें। दादी माँ से काम ज्यादा नहीं हो पाता था, वे थक जाया करती थी। वे बार बार कहा करती थी कि जाना मुझे चाहिए था और चले गए बच्चे। दादी माँ अपनी हिम्मत के कारण अपनी उम्र को मात दे रही थी। उनकी पूरी देह झुर्रियों से भरी थी।
उनकी कमर झुकी हुई थी। फिर भी वो कभी भी हिम्मत नहीं हारती थी। तकलीफ उनको भी होती ही रही होगी, पर वे कभी भी हम लोगों को अपनी तकलीफ महसूस नहीं करने देती थी। हमें हमेशा वक्त पर चाय, दूध, खाना, नाश्ता मिल जाया करता था। इसलिए हम लोगों ने उनकी तकलीफ का कभी एहसास भी नहीं किया। एक दिन दादी माँ से सुबह उठा ही नहीं गया था और हम लोगों को चाय व दूध नहीं मिल पाया था। दादी माँ के पास आए तो पता चला कि दादी को बहुत तेज बुखार है। मैंने जैसे तैसे रसोई निपटाई थी। भैया दवा लाए थे तो मैंने दादी को दूध के साथ दवा दे दी थी। मैं उस दिन कॉलेज नहीं गई थी। साथ ही ये भी महसूस किया था कि मैं दादी के प्यार का नाजायज फायदा उठा रही हूँ। उस दिन के बाद से मैंने दादी की हेल्प करनी शुरू कर दी थी। दादी माँ 1 सप्ताह बाद स्वस्थ हो गई थी और फिर अपना काम शुरू करनी थी। हालांकि उनकी कमजोरी बहुत ज़्यादा बाकी थी। जब दादी स्वस्थ हो गई थी और हम सब बैठे बातें कर रहे थे तो दादी ने फिर वही राग आलापना शुरू कर दिया था कि वाजपेयी जी आए थे अपनी बिटिया की शादी की बात करने। भैया अचानक बोले थे, ठीक है, बात कर लो। हम दोनों उनका चेहरा देखने लगे थे कि अचानक भैया को क्या हो गया है आज। भैया की आवाज़ हम लोगों को स्वाभाविक नहीं लगी थी। दादी माँ ने पूछा था कि राकेश, तुम ही बोले हो ना? भैया ने कहा था, हाँ, पहले मैं चाहता था कि ममता की शादी करने के बाद मैं अपनी शादी के बारे में सोचूंगा, मगर आपकी तबीयत ने, वो बुढ़ापे ने मुझे परेशान कर दिया है, इसलिए मैंने हाँ कर दी। दादी बहुत खुश हो गई थी कि घर में काम में हाथ बटाने वाली बहू आएगी। हवा फैली तो रिश्ते आने भी शुरू हो गए थे। भैया प्राइवेट जॉब में ही थे, परंतु स्केल बहुत अच्छा था, इसलिए रिश्ते भी अच्छे आ रहे थे। अंत में हमें एक लड़की जो पढ़ी लिखी, वो सुंदर, अच्छे घराने से थी, पसंद आ गई थी। सिलसिला आगे बढ़ा था और शादी की तारीख तय हो गई थी। मेरी खुशी का तो अंत ही नहीं था। भाभी के रूप में एक सहेली मिलने वाली थी और दादी के लिए देखभाल करने वाली बहू। कुल मिलाकर जिम्मेदारियां बंटने वाली थी। घर का माहौल बदलने वाला था और भैया को भी दुख दर्द बांटने वाला हमराज मिलने वाला था। हम सभी खुश थे, भैया भी बहुत खुश थे। तैयारियां शुरू हो गई थी। मैंने दादी के बताए अनुसार भैया के साथ जाकर शॉपिंग की थी। लगभग सभी सामान आ चुका था और धीरे धीरे दादी समय निकालकर पूरा सामान चेक कर रही थी। गहने वगैरह मैं अपनी पसंद से लाई थी और माँ के गहने भी दादी ने आधे भाभी के लिए रख दिए थे कि घर आने पर दिए जाएंगे, आधे शायद मेरे लिए थे। नियत दिन बारात निकली थी। मेरी सहेलियां, रिश्तेदार, भैया के दोस्त, ऑफिस के अधिकारी
यहाँ तक कि भैया जिद करके दादी माँ को भी अपने साथ बारात में ले गए थे, यह कहकर कि हमारे लिए तो माँ बाप सब आप ही हैं, बाप के बिना कोई बारात नहीं जाती। मैंने तो शादी के लिए किसी फंक्शन में तैयार होने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, चाहे वो हल्दी हो, मेहंदी हो, लेडीज संगीत हो या कुछ भी रहा हो। बारात में भी मैं परी जैसी उड़ती हुई चल रही थी। बारात का स्वागत भी अभूतपूर्व हुआ था। जयमाल हुई थी, भाभी बहुत सुंदर लग रही थी और भैया तो बस राजकुमार लग रहे थे। सारी रस्में रात भर चली थी और मैं अपनी सहेलियों के साथ मंडप में बैठी रही थी। सुबह भाभी की विदाई हुई थी और माहौल गमगीन हो गया था। पूरे कार्यक्रमों के दौरान कभी कभी भाभी की जगह मैं स्वयं को रखकर देखती थी और भैया की जगह अपने सपनों के राजकुमार को। पर ऐसा कुछ नहीं था, आंख मलते ही सच्चाई नजर आ जाती थी। विदा के बाद भाभी सजी हुई कार में बैठकर हमारे घर आ गई थी। दादी ने थाल लेकर उनकी आरती उतारी थी। खूब सारे फूल हम लोगों ने भाभी पर लुटाए थे। कुछ दिन बाद मैंने वो दादी माँ ने नई बहू का जबरदस्त दुलार किया था। सुबह नाश्ते से लेकर रात को दूध देने तक का काम मैंने अपने हाथ में ले रखा था। वो बखूबी निभा रही थी। कुछ महीने बाद दादी माँ ने एक बार मुझसे कहा था, ममता, तुझे ऐसा नहीं लगता कि बहू रेवा उसकी इस सेवा को अपना अधिकार समझ बैठी है और झूठ मूठ भी काम के लिए आगे नहीं बढ़ती? उससे समझना चाहिए कि अब तेरे कॉलेज खुल गए हैं और मैं अकेली दिन भर कितना काम कर पाऊंगी। राकेश के ऑफिस जाने के बाद बस दिन भर कमरे में टीवी देखती रहती है। सुबह शाम का उसका साथ तो खैर राकेश भी चाहता होगा, नहीं तो उसको समझाता तो जरूर। बात मुझे भी अजीब सी लगी थी, पर मुझे अपनी सहेली भाभी के प्रति ऐसा दुराव मन में शायद स्वीकार नहीं हुआ था। सब कुछ वैसे ही चलता रहा था। एक शाम दादी ने कटहल के पकौड़े बनाए थे। भैया को बहुत पसंद थे। मेरे बोर्ड परीक्षा के पेपर्स चल रहे थे, इसलिए दादी ने मुझे पकौड़े बनने पर पुकारा नहीं था और खुद ही पकौड़े की प्लेट लेकर भैया के कमरे की तरफ पहुंचाने के लिए चल पड़ी थी। कमरे के सामने बरामदे में टेबल कुर्सी पड़े हुए थे। उधर से निकलते हुए दादी की साड़ी कहीं फंस गई थी और दादी सामान सहित धड़ाम से फर्श पर गिर गई थी। पक्के फर्श पर गिरते ही दादी बेहोश हो गई थी। आवाज सुनकर इधर से मैं वो अपने कमरे से भैया भाभी दौड़कर दादी के पास आ गए थे। दादी को लेकर मैं वो भैया भाभी अस्पताल भागे, परंतु डॉक्टर ने कह दिया था कि ये कोमा में चली गई हैं। कोमा की अवधि पूछने पर कहा था कि 2 मिनट से लेकर 2 दिन तक या 2 साल तक या कि आजीवन
कोमा की स्थिति रह सकती है। हमारे चेहरे उतर गए थे। हम अपनी माँ समान दादी को ऐसी स्थिति में नहीं देख पाते थे। इम्तिहान खत्म होने के बाद मैंने किचन संभाल लिया था, पर उस समय मैंने देखा था कि भाभी रेवा ने तब भी कोई उत्साह नहीं दिखाया था और पहले जैसा ही चलता रहा था। मेरा रिजल्ट आया था, मैं फर्स्ट डिवीज़न में पास हो गई थी। रिजल्ट लेकर मैं दादी के पास बेहोशी में उन्हें जानकर भी उनसे बातें करती जा रही थी। दादी माँ, देखो तो कितने अच्छे नंबर आए हैं मेरे, और तुमने तो मिठाई तक नहीं खिलाई मुझे। कैसी माँ हैं आप, मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। कहते कहते मैं रोने लगी थी। तभी नर्स दादी का ब्लड प्रेशर चेक करने आई थी और भागती हुई डॉक्टर के पास चली गई थी। 2 मिनट बाद डॉक्टर के साथ आई थी। डॉक्टर ने चेक किया था और डिक्लेयर कर दिया था कि उनकी मृत्यु हो चुकी थी। हम स्तब्ध रह गए थे। मुझे अपना भविष्य अंधकार में दिखने लगा था। तभी भैया ने मेरी पीठ पर हाथ रखकर कहा था, मैं वो तेरी भाभी है ना, तेरा ध्यान रखने के लिए, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा। धीरे धीरे मेरे आंसू भी सूखने लगे थे, पर दिल में दादी की याद हमेशा ताजी रहती थी। इस बीच मैंने एमए कर लिया था, और वो भी इंग्लिश में। फर्स्ट डिवीज़न आने के कारण मुझे कॉलेज में नौकरी मिल गई थी। तो रिश्तेदारों ने शादी के लिए खुसर पुसर शुरू कर दी थी। बात भैया तक पहुंची थी और वे भी इस संबंध में गंभीर हो गए थे। रिश्ते मिलते रहे थे, बात चलती रही थी और टूटते रहे थे। पहले तो मैं सोचती थी कि मुझे क्या देखना है, मैं ऐसी खूबसूरत तो नहीं हूँ किसी दूसरे में कमी निकाल सकूं। भैया सब देख ही रहे हैं, वही फाइनल कर देंगे। मुझे आपत्ति का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। पर कुछ दिन बाद मुझे पता चला था कि वास्तविकता तो कुछ और ही है। कई प्रोफेसर व अधिकारी वर्ग के लड़कों के रिश्ते भी छोड़ दिए गए थे, और हद तो तब हो गई थी जब एक एक्साइज ऑफिसर का खुद का भेजा हुआ रिश्ता भी हमारी तरफ से ठुकरा दिया गया था। बाद में समझ में आया था कि एक 2-in-1 गाय को घर में पालने की अप्रत्यक्ष व्यवस्था की जा रही थी। विद्रोह करने की हिम्मत तो नहीं थी, पर भैया की इज्जत से खिलवाड़ में आज भी नहीं कर सकते थे। वैसे भी जो कुछ किया जा रहा था भैया समझ नहीं पा रहे थे। मैं बीच बीच में दूसरे कॉलेज में भी अप्लाई करती रहती थी। एक कॉलेज से मुझे इंटरव्यू के लिए बुलावा आया था। ईश्वर की कृपा से घर से दूर शिमला के कॉलेज में मेरा अपॉइंटमेंट हो भी गया था। मैंने शाम को भैया को बताया था, तो उन्होंने कहा था, स्केल अच्छा है, आत्मनिर्भरता आ जाएगी, बस एक ही दिक्कत है कि तुम्हें अकेले रहना लगे। बस एक ही दिक्कत है कि तुम्हें अकेले रहना पड़ेगा। हमें भी तुम्हारे बिना रहने की आदत नहीं है और बहुत बुरा लगेगा। खैर, जैसा तुम उचित समझो। कब ज्वाइन करोगी? पूछते हुए भैया बाहर जाने लगे थे, शायद अपने आंसू छिपाने के लिए। 1 सप्ताह बाद मैंने भैया को प्रणाम करते हुए कहा था कि आज मैं ज्वाइन करने जा रही हूँ। भैया ने कहा था,
कि ठीक है, पर जल्दी जल्दी आती रहना, क्योंकि मुझे तो जल्दी छुट्टी मिलती नहीं है। मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। नए कॉलेज में नए लोगों से मिलने की खुशी तो थी, साथ ही झिझक दूर होने की खुशी भी थी, क्योंकि वहाँ पर कोई एजुकेशन था। धीरे धीरे दूसरी फैक्ट्री के लोगों से भी परिचय होने लगा। धीरे धीरे दूसरी फैकल्टी के लोगों से भी परिचय होने लगा था। कॉमर्स फैकल्टी के अर्जेरिया जी से परिचय हुआ था। राकेश अर्जेरिया एक संभ्रांत से दिखने वाले युवक लगे। पूरा स्टाफ दोपहर की चाय एक साथ ही पिया करता था। वे अक्सर आकर मेरे बगल में बैठ जाते थे और धीरे धीरे व्यक्तिगत बातें भी करते रहते थे। पहले तो मैं धीरे धीरे अनमने मन से जवाब दे दिया करती थी, पर बाद में मैंने अच्छे से जवाब देना शुरू कर दिया था और राकेश से बात करने का इंतज़ार करने लगी थी। एक वक्त ऐसा भी आया कि हम दोनों को इंतज़ार रहता था। पहले ममता वो पहले मेरी वो राकेश की मुलाकातें सिर्फ कॉलेज तक सीमित थी, पर बाद में दोनों समय निकालकर बाहर पार्क में, मूवी का प्रोग्राम बनाकर या रेस्टोरेंट वगैरह में मिलने लगे थे। अब हम कई कई महीने तक घर नहीं जाते थे। पिछली बार जब गई थी तो देखा था कि 24 घंटे के लिए एक बाई अलग से रख ली गई है। खाना वाली, वो बर्तन वाली तो पहले से ही थी। मुझे हंसी आ गई थी। कम से कम 3 in 1 बनने से मैं बच गई थी। मैंने राकेश से इस रिश्ते को नाम देने को कहा था और वो राजी हो गया था। 1 माह पहले कोर्ट जाकर एप्लीकेशन दे दी गई थी। नोटिस जारी हो गए थे। शाम को दोनों मौके को सेलिब्रेट करने एक अच्छे रेस्टोरेंट में कुछ खाने पीने बैठे थे। मौसम खुशगवार था। दोनों ही कैंडल नाइट डिनर में बस एक दूसरे को देखते जा रहे थे। वक्त काफ़ी बीत गया था तो दोनों सामने एक पार्क में जाकर बैठ गए थे। सामने पूर्णिमा का चांद मुस्कुरा रहा था। नीला आकाश टके हुए तारों के साथ उन्हें बाहों में बुला रहा था। बेंच पर बैठे हुए राकेश की बाहें मुझे घेरे थीं और मैं लगभग उसके सीने से टिकी जा रही थी। दोनों ही मदहोशी की हालत में थे। थोड़ी देर बाद राकेश ने पार्किंग से गाड़ी निकाली थी। मैं उसके बगल में जाकर बैठ गई थी, लगभग उससे सटी सटी। शायद अब मैं राकेश से 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं होना चाहती थी। राकेश ने गाड़ी स्टार्ट करके पूछा था, कहाँ चलें? मैंने कहा था, मेरे घर। गाड़ी मेरे घर के सामने रुक गई थी। उतर कर मैंने ताला खोला था और लाइट जला दी थी। मैंने राकेश से 1 कप कॉफ़ी पीकर जाने को कहा था। कॉफ़ी पीने के बाद कप उठाकर मैं चलने ही लगी थी, राकेश ने पीछे से मेरा आंचल पकड़कर खींचा था। मैं पलटी थी तो कॉफ़ी के कप नीचे गिरकर टूट गए थे। मैं राकेश मुझे दोनों बाहों में समेटे बेडरूम तक ले आया था। उस रात दरवाजे की सिटकनी खुली ही रह गई थी।
सुबह 5 बजे राकेश जाने लगा था तो मैंने पूछा था, क्या कल रात ये ठीक हुआ? क्या गलत है? शादी की प्रक्रिया की शुरुआत तो हो ही चुकी है, राकेश ने कहा था। शादी की तारीख 1 माह बाद की थी। जो मैंने 1-2 सहेलियों के साथ घूमने का बाहर प्रोग्राम बना लिया था। लौट कर आने पर भैया का पत्र मिला था। उन्होंने लिखा था, प्रिय ममता, ढेरों आशीर्वाद। कोर्ट का नोटिस मिला। नोटिस के बजाय अगर ये शादी वाली बात तुम हमें बताती तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता। खैर कोई बात नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं, हमारी पूर्ण सहमति है और हम नियत तारीख के 2-4 दिन पहले ही वहाँ आ जाएंगे। तुम्हारे साथ रह भी लेंगे। तुम्हारी भाभी बहुत खुश है। तुम्हारे भैया। उसके मन से एक चिंता कम हो गई थी। भैया की सहमति पक्की हो गई थी। मैंने अपने आप को डांटा था कि मैंने अपने पिता जैसे भाई पर शक किया कि वे सहमति नहीं देंगे। जब वे उसके एक एक आंसू पर रोए हैं, उसकी मुस्कुराहटों पर खिलखिलाए हैं, तो फिर वे ऐसा कैसे कर सकते थे? उसके लिए खुशियां वे तलाशते हैं तो फिर छीन कैसे सकते थे? उन्हीं की परवरिश है कि आज वो अपने पैरों पर खड़ी है। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी, जो भाई से माफी मांग रहे थे। महीना बीत गया था। अगले दिन कोर्ट में शादी थी। भाभी ने जी लगाकर उसे तैयार किया था। अपनी भारी साड़ी पहनाई थी। उसने आईने में अपने आप को निहारा था तो उसे राकेश पीछे खड़ा मुस्कुराता दिखा था। वो पलटी थी तो कोई नहीं था। हे भगवान, वो तो पूरी की पूरी राकेश में हो गई है। उसे याद है कि उस रात के बाद सिर्फ एक बार राकेश से बात हुई थी। फिर वो अपनी सहेलियों के साथ घूमने चली गई थी। लौट कर कोशिश की थी तो फोन बिजी बता रहा था, लेकिन शादी की तय तारीख ने उसे बेफिक्र कर रखा था। ममता स्वयं अपने भैया भाभी के साथ कोर्ट पहुंच गई थी। भैया फूल माला वगैरह ले आए थे। भाभी ठिठोली कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसको बेचैनी होने लगी थी। उसने जज साहब के रीडर से बात की थी। वो बता दिया था कि हम सब उपस्थित हैं। फिर राकेश के बारे में पूछा था तो उसने कहा था कि अभी तक तो कोई जानकारी नहीं है उनके बारे में। मुझे तो पसीना आने लगा था। उसने बाहर निकल कर फोन लगाया था तो फोन उठाया ही नहीं था। कई बार मैंने सोचा था कि फोन लगाऊं, पर हर बार निरुत्तर फोन रहा था। सुबह से शाम हो गई थी। इस बीच कोर्ट में पुकार भी हुई थी, पर वो शून्यवत बैठे रहे थे। घर लौटते समय उसने टैक्सी राकेश के घर की तरफ मोड़ दी थी। शायद एक आखिरी उम्मीद फिर भी बची थी। राकेश के घर के बाहर ताला लटक रहा था। उसने पड़ोसी से पूछा था तो उन्होंने बताया था कि उसने तो 15 दिन पहले ही ये घर छोड़ दिया है और शायद ट्रांसफर भी करा लिया है कहीं। उसके पैर एक एक मन का हो गए थे। उसके पैर एक एक मन भारी हो गए थे और मन तो असीमित बोझ से भरा था। उसने किया ही कुछ ऐसा था। घर पहुंचकर कुछ देर आराम करने के बाद उसने 2 फैसले लिए थे। पहला ये कि पुरुष जाति के इस रिश्ते पर
वो कभी यकीन नहीं करेगी और इसी कारण वो अब कभी भी शादी नहीं करेगी। सजा तो उसे भी मिलनी ही चाहिए थी। उसने अपना फैसला भैया भाभी को बता दिया था। ग्रहों ने एक बार फिर अपना असर दिखाकर अपना फैसला सुना दिया था। नमस्कार।